तो देखो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट के फॉर्मूला लिख लिया था। हम लोगों ने इस पे बेस न्यूमेरिकल नहीं किए थे, तो अभी हम लोग इस पे बेस कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलो पहले एक बहुत बेसिक से न्यूमेरिकल लिखते हैं फटाफट। तो एक क्वेश्चन करते हैं इसमें, इफ डिप्रेशन in freezing point, if depression in freezing point is 2 degree, find elevation in boiling point of given solution। तो गिवन सोल्यूशन का बताना है कि फिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा अगर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है तो, ठीक है। एंड के एफ एंड के भी गिवन है, तो के एफ आपके पास गिवन है 1.5 kg केल्विन पर मोल। के एफ वाई क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट जो लास्ट टाइम पे करवाया है, एंड के बी विल बी मान लेते ये गिवन है 3.5 केल्विन kg पर मोल। पर एक्चुअल में मोल है वो, मतलब केल्विन केजी पर मोल, और यूनिट तो लिखवाया था लास्ट टाइम पे, ठीक है, केल्विन केजी पर मोल। अब क्वेश्चन ये आता है कि कैसे होगा, कैसे। देखो बहुत सिंपल है, डेल्टा टी एफ क्या होता है, के एफ इंटू एम, ठीक है। डेल्टा टी एफ क्या होता है, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, के एफ बाई एम, एंड डेल्टा टी बी क्या होता है, के बी इंटू एम। तो डेल्टा टी एफ होता है के एफ इंटू एम और डेल्टा टी बी होता है के बी इंटू एम। तो दोनों को डिवाइड कर दो, तो को सेम सोल्यूशन है, सो मोलैलिटी विल बी सेम, सो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बोल रहा है कि भाई 2 डिग्री से टेम्परेचर गिरता है और डेल्टा टी बी निकालना है, और ये 1.5 है एंड 3.5, सो डेल्टा टी बी विल बी, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस विल बी 7 अपॉन 1.5। 7 का मतलब होता है वैसे 3/2, सो दिस विल बी 14/3, ठीक है। डिग्री सेल्सियस से डिग्री केल्विन, अरे डिफरेंस तो सेम ही होगा, ठीक है। सो ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग इस पर बहुत बेसिक से न्यूमेरिकल कर सकते हैं। तो चलो एक न्यूमेरिकल इस पर पहले बहुत बेसिक सॉल्व किया जाए। latent heat of vaporization of water is 1000 किलोजूल पर मोल, ठीक है। फाइंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ गिवन सोल्यूशन। तो आपको बताना है गिवन सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। इसको पहले पढ़ लो सब लोग। तो देखो क्या कह रहा है, ये बोल कह रहा है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज 1000 किलोजूल पर मोल, ठीक है। तो वाटर का लेटेंट हीट गिवन है, और इफ 20 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजोल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ गिवन सोल्यूशन, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट बताना है कितना होगा। तो देखो सबसे पहले के बी नहीं दिया हुआ है, और लास्ट लेक्चर मैंने के बी निकालने का मेथड बताया हुआ था, ठीक है। तो वही चलो यूज करते, फटाफट सॉल्व करते हैं। तो देखो जो के बी जो होता है वो होता है आर टी बी स्क्वायर एंड 1000 इंटू एल वी। टी बी क्या होता है, टी बी था बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, टी बी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट मैंने लिखवाया होगा। तो देखो वाटर गिवन है, और तो आप वाटर का पता ही होता है बाय डिफॉल्ट कितना लोगे 100 डिग्री सेल्सियस, अरे यही होता है एक्चुअल में।
तो ये आपको उसका 100 डिग्री सेल्सियस लेना है, उसका क्या बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअल में मतलब देखो प्रेशर नहीं गिवन है तो आप 180 हम लोग स्टैंडर्ड, और स्टैंडर्ड क्या होता है 373 केल्विन, तो वही करते हैं। आर की वैल्यू 8.31, टीबी इज 373 का स्क्वायर होगा एंड 1000। देखो एलवी जो है ये 1000 किलो जूल पर मोल है, और याद कौन मैंने क्या बताया था लास्ट टाइम पे कि एलवी की जो वैल्यू पर ग्राम डिफाइन करना है, पर ग्राम। तो ये 1000 जो है, ठीक है, एक तो पहली बात तो 1000 किलो जूल है, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, जूल में कन्वर्ट करना होगा, एंड इसको 18 से डिवाइड भी करना होगा। सो ये हमारा कैलकुलेशन है, इसको मैं कर देता हूँ कि क्या वैल्यू आता है, क्योंकि रैंडम लिया हुआ क्वेश्चन है तो इसका वैल्यू चेक कर लेते हैं। ये तो बहुत छोटा वैल्यू आ गया, कोई बात नहीं, अब ले लिया तो ले लिया। दिस इज 0.02, बहुत छोटा वैल्यू आ गया, पर कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं, ये एक्चुअल में ये वैल्यू बड़ा ले लिया तो ठीक है, अब जो ले लिया तो ले लिया। दिस विल बी केल्विन केजी पर मोल, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, देखो बॉइलिंग पॉइंट निकालना है तो सबसे पहले मोलालिटी निकालना होगा आपको। तो यूरिया 20 ग्राम है, यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट 60 होता है, यूरिया मॉलिक्यूलर वेट 60, NH2CO NH2 उसका फॉर्मूला है। वाटर 500 ग्राम है तो इसको केजी में लेना होता है। सो ये 1/3 1/2, सो दिस इज 2/3, मोलालिटी इज 2/3 एंड केबी इज दिस। सो जो डेल्टा टीबी होगा, डेल्टा टीबी अरे डेल्टा टीबी होता है आपके पास केबी इंटू एम। So this is 0.04/3, so this is 0.0166, ठीक है, ये होगा। ये एक्चुअल में डेल्टा टीबी है, बॉइलिंग पॉइंट पूछा है, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री था, 100 डिग्री में इसको ऐड कर दो। अरे अगर ऑप्शन डिग्री सेल्सियस में दिया रहेगा तो 100 में इसको ऐड करना, केल्विन में अगर पूछा होगा तो 373.15 में इसको ऐड करना, ठीक है। वैल्यू छोटा आ गया लेकिन समझ में आ गया होगा क्या करना है, इसको मोल में नहीं, इसको क्या है आपको ग्राम में लेके ग्राम में कन्वर्ट करके इसको सॉल्व करना होता है, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलो हम लोग एक आगे क्वेश्चन करते हैं। पहले आप एक मेरा कॉन्सेप्ट को समझ लो, मैं आपको पहले जो बताने जा रहा हूं कुछ इंटरेस्टिंग बातें। देखो सबसे पहले ये समझो, अगर आपके पास एक सोल्यूशन गिवन है, सपोज करते हैं अगर आपके पास एक सोल्यूशन दे रखा है, और जैसे मान लो कि आपके पास 500 ग्राम वाटर, 500 ग्राम वाटर, उसमें आपने कुछ नमक मिला रखा है, कुछ नमक डिसॉल्व किया है, और उसका आपने मान लेते बॉइलिंग पॉइंट निकाला, मान लेते एलिवेशन में बॉइलिंग पॉइंट निकाला कि भाई ये बॉइल करेगा 102 डिग्री पे, 102 डिग्री पे, ठीक है, बॉइल करेगा। तो फिर आगे क्वेश्चन ये आता है, क्या पूरा का पूरा वाटर, मान लो आप जब हीट करोगे तो वाटर वेपराइज होगा, क्या पूरा का पूरा वाटर 102 पे वेपराइज हो जाएगा? तो इसका आंसर है नो, पूरा वाटर कभी 102 डिग्री पे वेपराइज नहीं कर सकता। सर आप बोलोगे सर ये ऐसे कैसे, क्या आप बता क्या रहे? देखो समझो, पानी है, इसको आपने हीट किया सोल्यूशन को, अच्छा वाटर थोड़ा उड़ गया है, ठीक है, वाटर थोड़ा उड़ गया है, अब समझो सोल्यूशन में सॉल्ट जो है वो तो पड़ा रहा और वाटर उड़ गया है, ठीक है, वाटर उड़ गया है तो मतलब वाटर का मास कम हो गया है, तो जो मोलैलिटी है वो क्या होता है? अरे वही सैल्यूट अपॉन सॉल्वेंट का मास। देखो आपने हीट किया मान लो 102 पे, तो कुछ वाटर उड़ गया है तो सॉल्वेंट का अमाउंट कम हो गया है तो मोलैलिटी बढ़ गया। अरे ये तो चेंज ही नहीं हो रहा एक्चुअल में, सैल्यूट, इस सैल्यूट है, सैल्यूट में तो चेंज ही नहीं होता, सैल्यूट तो जितना मोल था वो तो पड़ा रहेगा, पानी उड़ गया है, सॉल्वेंट कम तो मोलैलिटी ज़्यादा। अच्छा मोलैलिटी ज़्यादा तो डेल्टा टीबी क्या होता है? केबी इंटू एम। तो केबी तो चलो कांस्टेंट, ये एम, मोलैलिटी बढ़ेगा तो डेल्टा टीबी भी बढ़ेगा। इसका मतलब ये है कि आप जैसे जैसे वाटर को हीट करोगे पानी उड़ता जाएगा
तो उसका कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। क्या बढ़ेगा? कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। जब कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। इसका मतलब कि एक गिवन सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट लगातार बढ़ता रहता है जैसे जैसे सॉल्वेंट का अमाउंट कम होता रहता है, इसलिए उसको लगातार हीट करने की ज़रूरत पड़ती है। आपको मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा मैं क्या बता रहा हूँ। तो आप जब हीट करोगे सॉल्वेंट कम होगा, मोलैलिटी ज़्यादा, मोलैलिटी ज़्यादा होगा तो भाई बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। ठीक है, इसका चलो उल्टा समझते हैं फ्रीजिंग पॉइंट पे। देखो ऐसा होता है कि अगर आप पानी में नमक मिला दोगे तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ठीक है, अब सपोज करो एक सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है -5 डिग्री। ठीक है, अगर आप उसको -5 पे लेके जाओगे तो थोड़ा सा जो सोल्यूशन होगा, थोड़ा उसका मतलब थोड़ा सा जो सॉल्वेंट होगा वो आइस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, पर बाकी जो सोल्यूशन बच गया लिक्विड में उसमें सॉल्ट ज़्यादा है तो मोलैलिटी ज़्यादा है। अरे सॉल्ट ज़्यादा है, सोचो सॉल्ट ज़्यादा है तो मोलैलिटी ज़्यादा है, मोलैलिटी ज़्यादा है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम है, तो वो गिवन सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम होता जाता है। मैं आपको एक मतलब एक मूवी का नाम लेने जा रहा हूँ। वो मूवी एक्चुअल में बहुत पहले आई थी, 97 में आई थी, जब आप लोग पैदा भी नहीं हुए होंगे। मतलब वन ऑफ द बेस्ट मूवीज़ में उसका नाम है, बहुत उसको ऑस्कर मिले थे। एक मूवी थी एक्चुअल में टाइटैनिक करके, अरे सुना होगा सबने, बहुत फेमस मूवी टाइटैनिक। तो टाइटैनिक में जब आपको पता होगा एक क्रूज रहता है जाके आइस से, अगर नहीं पता तो देख लेना, शायद वो आइस बर्फ से टकराता है, शायद आपने देखा हो। और फिर जब लोग मरते रहते तो आप देखोगे कि वहीं पे पानी में आइस भी पड़ा हुआ है और वाटर लिक्विड भी है। अरे देखना, ऐसा आपको दिखाई दे जाएगा। तो आप खुद पहले सोचो वहाँ पे वाटर लिक्विड फॉर्म में है, अरे जिसमें क्रूज चल रहा है, जिसमें आपका जो भी जहाज है, जो भी शिप है वो चल रहा है, और वहाँ पे साथ में आइसबर्ग भी है, मतलब आइस भी है। तो देखो होता क्या है, आप समझो जैसे समुद्र में क्या होता है, क्या लॉजिक क्या चलता है। तो जैसे मान लो लेते ये आपके पास ओशियन है, एक्चुअल में ये लॉजिक पूरे उसमें चलता है। तो वो जो क्रूज जो टकराया था, जो टाइटैनिक, तो शायद आपको पता हो ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में आर्कटिक सर्किल के आसपास टकराया था। एग्जैक्टली तो मुझे भी नहीं पता, पर ब्रिटेन या इंग्लैंड जो है उसके ऊपर, ठीक है, तो वहाँ टकराया था ये। तो देखो होता क्या है, जैसे मान लेते हैं कि एक सोल्यूशन है, अरे मान लो समुद्र में नमक मिला होता है तो पता है ना सबको, कि ये भी नहीं पता है, तो नमक मिला हुआ है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया। मान लेते फ्रीजिंग पॉइंट है -2 डिग्री। तो अगर आप मूवी देखोगे, मूवी में जब लास्ट लोग मरते रहते तो उनकी पूरी बॉडी ब्लू हो जाती है, उसमें काफ़ी रियलिस्टिक दिखाए थे, इसलिए मूवी को काफ़ी ऑस्कर मिले थे। तो बहुत हाई मतलब बहुत लो टेम्परेचर था, बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो उस वजह से लोग मर रहे थे। एक्चुअल में उसमें टेम्परेचर 0 डिग्री से डाउन था, मतलब काफ़ी कम था, तभी तो आइस एग्जिस्ट कर रहा था। तो -2 डिग्री सपोज करो इसका फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है। अगर टेम्परेचर मान लो -5 डिग्री हो गया, सपोज करते हैं, तो -5 डिग्री होने पे पूरा का पूरा समुद्र मतलब जो होता है, जो ओशियन होता है, वो आइस नहीं बन जाएगा। मतलब -2 उसका फ्रीजिंग पॉइंट है और बाहर का टेम्परेचर अगर -5 होगा तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि पूरा का पूरा आइस बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। देखो होता क्या है, तो जैसे हमारे इसके कुछ जो पार्ट है वो आइस में कन्वर्ट हो गए, ठीक है, जैसे आइस में कन्वर्ट हो गए, तो आइस जो होता है ये प्योर सॉल्वेंट होता है, ध्यान रखना, प्योर सॉल्वेंट है। तो अब यहाँ पे देखो क्या बचा, यहाँ पे सोल्यूशन बचा होगा, देखो कुछ पार्ट आइस में कन्वर्ट हो गए, तो यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे सोल्यूशन बचा होगा। सोल्यूशन का अब जब आप मोलैलिटी निकालोगे तो क्या होगा, मोलैलिटी होता है वही मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो देखो जब कुछ ओशन का जब कुछ पार्ट कन्वर्ट हो जाएगा आइस के फॉर्म में, आइस बन जाएगा, तो उस केस में क्या होगा, सॉल्वेंट का मास कम हो गया। अरे जो सोल्यूशन, मैं सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ भाई, ये तो निकल गया, तो बर्फ बन के निकल गया,
मतलब जो आइस जो बनता है, आइस ध्यान रखना प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर। तो कुछ प्योर वाटर जो है वो आइस के फॉर्म में बन के निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो सोल्यूशन बचा है उसमें सॉल्वेंट कम, तो उसकी मोलैलिटी ज़्यादा, मोलैलिटी ज़्यादा तो फ्रीजिंग पॉइंट कम। तो ये बाकी जो सोल्यूशन बचा उसका फ्रीजिंग पॉइंट -5 डिग्री है या उससे कम है। तो ऐसा ही लॉजिक मतलब काम करता है आपका ओशियंस में। ऐसा नहीं होता है कि अगर मान लो कहीं आर्कटिक सर्किल में आप मान लो हो, या मतलब होता है ना वो आर्कटिक सर्किल, अंटार्कटिक सर्किल, सब आपको पता होगा। तो अगर आप आर्कटिक सर्किल में हो, मान लेते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर में, और हमने देखा कि ओशन का फ्रीजिंग पॉइंट -3 डिग्री या -2 डिग्री, चलो -2 डिग्री, और बाहर का टेम्परेचर -5 है, तो पूरा का पूरा जो ओशन होता है वो आइस नहीं बनता कभी भी, उसका कुछ पार्ट आइस में कन्वर्ट हो जाता है, बाकी पार्ट जो होता है वो लिक्विड ही रहता है। मतलब बाकी पार्ट जो बचता है उसमें सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, तो लिक्विड फॉर्म में बचा रहता है एक्चुअल में। समझ में आपको आ गया होगा। और डिटेल में जाना तो मूवी का वो लास्ट जब वो टकराता है वो देखना, लास्ट का सीन देखना, आपको दिखाई देगा जहाँ पे लोग मर रहे हैं तो वहाँ पे आइस एंड वाटर दोनों एक साथ है, मतलब तो ऐसा एक्चुअल में होता है। तो समझ में आया होगा कि अगर किसी मतलब सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट अगर -2 डिग्री है तो -2 पे लेके जाने पे पूरा फ्रीज नहीं होता, थोड़ा सा पार्ट फ्रीज होगा, फिर कुछ पार्ट बच जाएगा, फिर और ठंडा करोगे फिर थोड़ा सा पार्ट और आइस के फॉर्म में निकल जाएगा, फिर कुछ सोल्यूशन बच जाएगा, ठीक है। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ, और यही सेम काम बॉइलिंग पॉइंट के लिए भी होता है। तो हम लोग इस लॉजिक पे एक क्वेश्चन करते हैं। अगर क्वेश्चन बहुत अच्छा आया, देखो ऐसा क्वेश्चन तो फैक्ट तो ये है कि नीट में भी आ रखा है, मतलब देखो मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ एडवांस में आता है, ये क्वेश्चन नीट में भी आ रखा है, मतलब तो नीट और जेईई मेन में अगर अच्छा क्वेश्चन आया तो इस लॉजिक पे आ सकता है, और इवन नीट में आया हुआ है, ठीक है। और एडवांस वालों को तो भाई बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन पसंद है, क्योंकि ये चैप्टर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सिंपल है, तो ये एक ऐसा सेक्शन है, ऐसा क्वेश्चन जहाँ पे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, तो उनको पसंद है। और ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, थोड़ा सोचो कि आ जाएगा आंसर। तो चलो हम लोग देखते हैं कि क्या इसमें करना क्या क्या है। तो एक क्वेश्चन चलो इसी लॉजिक पे हम लोग करते हैं। तो अभी चलो अल्फा वही आई वाला टर्म नहीं लेते, चलो सिंपल टर्म ही रखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखते हैं 90 ग्राम glucose is dissolved in 1000 ग्राम वाटर, ठीक है। फाइंड द, पहला लिखना है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और दूसरा अमाउंट ऑफ आइस फॉर्म्ड एट -10 डिग्री सेल्सियस। कितना आइस बनेगा -10 पे, ये भी बताना है। इसमें चलो केफ की वैल्यू ले लेते हैं। केफ इज 4 केल्विन केजी पर मोल, ठीक है। तो ये है आपके पास क्वेश्चन, चलो इसको सॉल्व करते हैं। केफ दिया है क्योंकि हमें मेनली हमारा फोकस सेकंड वाले लॉजिक पे है, तो सेकंड वाले पे ही हमारा सारा फोकस है, पर मैंने चलो दे दिया पूरा। तो सबसे पहले डेल्टा टी एफ निकालो, तो क्या होगा केफ इंटू है, फटाफट। तो क्या होगा भाई फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन वही निकालना, कितने पे भाई फ्रीज करेगा। तो डेल्टा टी एफ क्या होगा, केफ क्या गिवन है 4, और मोलैलिटी ग्लूकोज का मास 180, तो 90/180, ठीक है। और सॉल्वेंट 1000 ग्राम एक्चुअल में, मतलब कि 1 kg, ठीक है। हाफ तो ये आएगा 2, ठीक है, 2 केल्विन। इसका मतलब कि चलो डिग्री सेल्सियस में कर लो, जिसमें भी कर लो, तो डिग्री सेल्सियस में करना चाहो कर लो। तो इसका मतलब कि जो होगा, अरे जो भी करना चाहो तो चलो डिग्री सेल्सियस कर लो, जो भी कर, अरे डिफरेंस है, डिफरेंस तो सेम रहेगा। तो जो फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कितना होगा, -2 डिग्री या फिर और 271.15 केल्विन। मैंने 0.15 भी लिख दिया ऐसे, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगला वाला कैसे बनेगा। तो देखो
आप जब ठंडा करते जाओगे तो आइस निकलता जाएगा, ठीक है। तो -10 डिग्री पे जो सोल्यूशन बचेगा, अरे -10 डिग्री पहुंचे, -10 डिग्री पे कुछ आइस बन गया, कुछ सोल्यूशन बचेगा। तो जो सोल्यूशन जो बचेगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट -10। अरे जो सोल्यूशन बचेगा आप खुद सोचो। तो एक्चुअल में जैसे एक सोल्यूशन लो, तो मान लेते हैं कि इतना आइस बन गया और बाकी सोल्यूशन बचा हुआ है, तो इस सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट -10 है, मतलब ये बचा हुआ है -10 और ये बाकी आइस के फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो ऐसा होगा जो बचा हुआ है -10 डिग्री उसका फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है। तो चलो वही यूज करते हैं और तो देखो क्या होगा उस समय जो आपके पास जो सोल्यूशन जो है उसका फ्रीजिंग पॉइंट है 10 डिग्री, अरे -10 डिग्री फ्रीजिंग पॉइंट है एक्चुअल में, ठीक है। तो डेल्टा TF होगा 10, अरे डेल्टा TF होगा 10, मतलब जो सोल्यूशन बचा वो KF का वैल्यू है 4 और मोलैलिटी तो निकालना है भाई, वही तो निकालना है, क्योंकि कुछ वाटर जो है वो आइस के फॉर्म में बाहर आ गया है, ठीक है। वाटर आइस के फॉर्म में बाहर आ गया है वो, तो जो सोल्यूशन जो बचा उसकी मोलैलिटी निकालना है, वही तभी तो पता चल पाएगा ना कितना आइस बना। तो मोलैलिटी नहीं पता है, पर जो सोल्यूशन बचा उसका पता है हमें, फ्रीजिंग पॉइंट -10 डिग्री अभी होगा, ठीक है। तो मोलैलिटी जो आया वो क्या आया 5/2, ठीक है। तो मैं इधर वाले पार्ट को पहले इरेज कर देता हूं। अब देखो समझो क्या है, मोलैलिटी जो है पहले कितना था, पहले हाफ था, अरे पहले तो हाफ निकाला था ना पहले वाले पार्ट के लिए, अरे पहले वाले के लिए हाफ निकाला था और फिर -10 के लिए क्या 5/2। अब समझो क्या है कि देखो एक सोल्यूशन है, इसमें आपको वही समझना है, एक सोल्यूशन है, मैं सॉल्व कर दूंगा पर आप समझ लो, एक सोल्यूशन है, इसमें ग्लूकोज 90 ग्राम फिक्स है, मतलब ग्लूकोज जो है वो 90 ग्राम है, ये फिक्स है, ग्लूकोज नहीं, मतलब ग्लूकोज नहीं बदल रहा, ग्लूकोज फिक्स है, ग्लूकोज इज 90 ग्राम। ठंडा करोगे तो आइस फॉर्म में बाहर में निकलता जाएगा, ठीक है। तो कुछ आइस के फॉर्म में बाहर निकल गया, तो ये जो सोल्यूशन जो बचा उसमें सॉल्यूट का अमाउंट सेम है, सॉल्यूट का अमाउंट चेंज नहीं हो रहा, पर सॉल्वेंट बाहर निकल गया तो इसलिए मोलैलिटी बढ़ गई, ठीक है। तो ये जो मोलैलिटी जो होगा इसको समझो, ये 5/2 है और मोल ऑफ सॉल्यूट चेंज नहीं होगा, तो मोल कितना होगा 90 अरे बाई 180, ठीक है, इसके लिए। और नीचे क्या होगा, नीचे होता है मास ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का मास इन केजी आ जाएगा, अरे केजी में निकलता है ना ये, तो ये हाफ होगा, तो और इवन ये हाफ होगा, तो 5 नीचे आएगा, तो 1/5, ठीक है। मेरे हिसाब से ही आ रहा है इसमें, और ये 2 से 2 कट जाएगा, ये मतलब ये 2 से 2 कट जाएगा और ये 1/5 आ रहा है, तो सॉल्वेंट का मास 1/5 kg, मतलब इतना सॉल्वेंट बचा हुआ है। अरे जो सोल्यूशन जो बचा है उसकी मोलैलिटी आ गई, तो सोल्यूशन का वॉल्यूम, अरे सोल्यूट तो सेम है ना, सोल्यूशन का मतलब वही सॉल्वेंट तो सोल्यूट तो सेम है 90 ग्राम ग्लूकोज, तो सॉल्वेंट का मास निकाला 1/5 kg। सॉल्वेंट दिया कितना था 1000 ग्राम गिवन था, देखो 1/5 kg है, मतलब कितना बचा है 200 ग्राम। तो इसका मतलब कि आइस के फॉर्म में कितना बाहर निकला है, अरे पहले 1000 ग्राम था, अब 200 ग्राम बचा है, इसका मतलब कि जो आइस जो बनेगा तो वो 800 ग्राम होगा। समझ में आया? तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त क्या करना है, पहले मोलैलिटी निकालना है, फिर सॉल्वेंट का अमाउंट निकालना है, फिर दोनों का डिफरेंस। ऐसे आप बॉइलिंग पॉइंट के लिए भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। तो बस अभी हम लोग इस कॉन्सेप्ट पे यही एक क्वेश्चन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक्चुअल में आज इस चैप्टर को खत्म करना है, तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब एक लास्ट टॉपिक लिखते हैं, हमारा जो फोर्थ ये लास्ट टॉपिक है, हमारा फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है इसको समझते हैं। इसके पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लो। पहले
तो इधर साइड लेते हैं सॉल्यूशन, एक 1 पहला सॉल्यूशन, और इधर साइड लेते हैं सॉल्यूशन 2, ठीक है। बीच में एक फिल्म है, मेम्ब्रेन है, जिसको बोलेंगे दिस इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। आप बोलोगे सर पहले ये क्या होता है, पहले यही समझा दो। देखो मेम्ब्रेन का मतलब क्या है? अरे मेम्ब्रेन का मतलब है छन्नी, जो चाय बनाते हो जिसको उसको फिल्टर करते हो, फिल्टर पेपर, छन्नी जिसे छानते हो, वही मेम्ब्रेन। तो हमारा जो बॉडी का ये सब जो स्किन जो होता है, अरे जो भी है हमारे बॉडी का जो भी स्किन है, ये भी क्या है? एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी का मतलब होता है कि हाफ, मतलब कि वो जैसे दो चीज़ें होती है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो होगा सॉल्वेंट को तो जाने देगा पर सॉल्यूट को रोक देगा। तो ऐसा क्यों होता है? अरे ऐसे इसलिए होता है क्योंकि उसमें जो होल का जो साइज होता है वो छोटा होता है। अरे घर पे कभी चाय बनाया होगा, किया होगा कभी ने, कभी नहीं किया तो आज करके देख लेना। तो चाय जिससे भाई फिल्टर करते, इससे छानते हैं, उसमें होल होते हैं, अरे छेद होते हैं ना वो। आप जब चाय को डालते हो तो चाय तो निकल आती है, पर जिससे बनाते चाय पत्ती वो बच जाती है, ठीक है। और अगर कई बार होता है चाय पत्ती डस्ट होता है ना, अरे कई बार लास्ट का बचा हुआ डस्ट होता है, वो आप बना देते हो, उसको फिल्टर करते हो, तब भी चाय पत्ती भी चाय में आ जाती है। अरे कई बार आती है ना चाय पत्ती चाय में आ जाती है, नहीं पता तो करके देख लेना भाई। तो क्या होता है, जो चाय पत्ती डस्ट के फॉर्म में आ जाता है, पतला पतला होता है, तो उसमें छेद से छोटा होता है, निकल जाता है। मतलब जिसका छोटा साइज होगा होल से वो निकल जाएगा, और जिसका बड़ा साइज होगा रुक जाएगा। तो मेम्ब्रेन का साइज काफ़ी स्मॉल होता है, तो उसमें सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल पास कर पाते हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज बड़ा होता है, वो पास नहीं कर पाते। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब पहले लिख लो क्या होता है, देखो इट अलाउ ओनली फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, इट अलाउ ओनली फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्यूट डज नॉट पास थ्रू, सॉल्यूट डज नॉट पास थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। परमिएबल मतलब जाने देता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो सॉल्यूट पास नहीं कर सकते, डज नॉट पास थ्रू, ठीक है। अब इसको देखो समझो, हमारे बॉडी में भी जो भाई है ना स्किन, तो पसीना आता है, अरे स्वेटिंग होती है ना, स्वेटिंग होती है, पसीना आता होगा मान लो, अरे आता तो होगा सबको, ऐसा तो कोई है नहीं दुनिया में जिसको मतलब स्वेटिंग ना हो, पसीना ना आए। तो हम लोगों के बॉडी में देखो क्या क्या बहुत चीज़ें हैं, पर निकलता क्या है? सिर्फ पानी, और कुछ तो नहीं निकलता। ऐसा क्या होता है कि मतलब कुछ किया तो हमारी बॉडी से अंदर से खाना निकलने लग जाए, मतलब पेट से खाना निकले, ऐसा होता है? ऐसा तो नहीं हो सकता। क्या निकलता क्या है हमारी? अरे स्किन से सिर्फ पानी निकलता है, क्योंकि होल का साइज देखो स्किन का छोटा है, तो सिर्फ पानी निकल पाता है। और वाटर में कई बार क्या होता है, कुछ सॉल्ट डिजॉल्व होते हैं जिनका साइज छोटा होता है, वो भी निकल आता है पानी के साथ। अरे स्वेटिंग निकलती होगी तो देखो जाने अनजाने सबने टेस्ट तो किया ही रहता है। अरे मैं ऐसा नहीं कह रहा कि भाई सबने टेस्ट ही किया, सबने ये नहीं कह रहा स्वेटिंग को निकाल के पिया है, मैं ऐसा नहीं कह रहा, पर जाने अनजाने मान लो कभी जिम कर रहे हैं, कभी कुछ रनिंग कर रहे हैं, कभी कुछ स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, तो आता पसीना तो कभी कदार टंग पे आ जाता है, उसका टेस्ट तो आ ही जाता है। तो पता होता है सबको सॉल्टी टेस्ट होता है, ये तो सबको पता ही होगा वैसे। तो मतलब जो स्वेट निकलता है, जो भी हमको पसीना आता है, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट भी होता है, तो वैसा सॉल्ट निकलेगा बाहर जिसका साइज छोटा है। अरे ऐसे जो पता ना, चाय को जब छानते हो तो जो छोटा पार्टिकल होगा निकल जाएगा, तो हमारे स्किन का जो भी साइज है होल होते हैं इसमें भी, तो उससे जो छोटा पार्टिकल होगा जैसे वाटर या फिर कोई ऐसा सॉलिड, वो बाहर आ जाएगा, बाकी बड़े पार्टिकल नहीं निकल सकते बाहर, ठीक है। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अरे ये भी किसी न किसी जानवर का चमड़ा है, स्किन है, ठीक है, लेदर जिसको बोल सकते हो, मेम्ब्रेन है, और किसी भी मतलब एनिमल का। तो इसमें सॉल्वेंट का पार्टिकल जो होगा फ्लो कर पाएगा, और सॉलिड का पार्टिकल फ्लो नहीं कर पाएगा। पहले तो एक्चुअल में एनिमल लेते थे, आजकल तो वैसे आर्टिफिशियल बना सकते हैं, आजकल वैसा कोई दिक्कत, आजकल आर्टिफिशियल बन भी जाता है, आजकल का बहुत टाइम से बन जाता है। तो ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया कि ये इसका मतलब क्या है, इसमें भाई सिर्फ सॉल्वेंट बहेगा, सॉल्यूट नहीं बहेगा। अब दो सोल्यूशन है, कहने के लिए आप ये भी कह सकते हो कि ये सोल्यूशन है, ये सॉल्वेंट है, एक तरफ पानी एक तरफ सोल्यूशन।
पर पहले हम लोग वो ना लेके हम लोग बल्कि सोल्यूशन लेते हैं और उसको पहले समझते हैं। इधर वाले का कंसंट्रेशन है C1, इसका C2, ठीक है, और C1 की वैल्यू C2 से ज़्यादा है। ये एज्यूम क्या है कि उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा, उसका कंसंट्रेशन कम है, ठीक है। तो आपने मान लो दो सोल्यूशन बनाए, ठीक है। सोल्यूशन में आप बोलोगे सर सोल्यूट क्या लेना, सोल्यूट कोई भी ले लो, ऐसा रूल नहीं है कि इधर NaCl लिया तो इधर NaCl लेना, इधर NaCl ले लो, इधर ग्लूकोज ले लो, इधर NaCl ले लो, इधर H2SO4 ले लो, रिएक्शन नहीं हो पाएगी। क्यों? अरे अलग अलग सेपरेट है, और सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन से सोल्यूट के पार्टिकल फ्लो नहीं करते हैं, ये बात ध्यान रखना। सोल्यूट के पार्टिकल नहीं जा रहे, सिर्फ सॉल्वेंट जा रहा है, रिएक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। सिर्फ सॉल्वेंट इधर उधर जा सकता है, सोल्यूट इधर उधर नहीं आएगा, ये बात को ध्यान रखना है। तो हमने माना कि C1 का कंसंट्रेशन ज़्यादा, C2 का कंसंट्रेशन कम है, कोई भी सोल्यूट लो उससे कोई मतलब नहीं है, कंसंट्रेशन अलग अलग है, ठीक है। आप जब ऐसे कंडीशन पर रोकते हो तो होता क्या है कि अब सॉल्वेंट का फ्लो होगा, और सॉल्वेंट का फ्लो ऐसा होगा कि भाई फाइनली दोनों का मतलब खुद से अगर आप छोड़ दो तो फ्लो ऐसा होगा कि दोनों का कंसंट्रेशन सेम हो जाए। अरे अब बोलोगे सर क्या बता रहे हो, अरे आराम से, चलो मैं आपको एक दो लॉजिक समझाता हूँ। सपोज करो कि एक मान लेते ये रूम जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे गैस फिल है, उसका प्रेशर बहुत हाई है, बगल में एक रूम में खाली है, अगर मैं डोर ओपन करूँगा तब क्या होगा, अरे लॉजिकली हाई प्रेशर पे गैस है तो गैस इधर से उधर जाएगी। अच्छा, अगर मान लो एक, आपने कभी क्या होगा, एक मान लो वाटर का टैंक है, अरे वाटर भरा हुआ है, एक खाली टैंक एम्प्टी है, एक कनेक्ट कर दो तो क्या होगा, अरे वाटर का फ्लो होगा, कब तक फ्लो होगा। अगर मान लो एक खाली टैंक है, एक भरा हुआ टैंक है, कनेक्ट कर दो आपस में, वाटर का फ्लो होगा, कब तक वाटर का फ्लो होगा, जब तक आप बोलोगे सर दोनों का लेवल सेम नहीं हो जाता, वही सेम। तो दोनों का कंसंट्रेशन अलग अलग है, ठीक है। तो सॉल्वेंट का फ्लो हो सकता है, फ्री है सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का फ्लो उधर होगा जिससे कि दोनों का कंसंट्रेशन सेम हो जाए। तो अगर आप छोड़ दो और इसको 1-2 घंटे के बाद देखो तो आपको दिखेगा कि दोनों का कंसंट्रेशन सेम हो गया, ठीक है। तो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट ऐसे होगा कि दोनों कंसंट्रेशन सेम हो जाए। तो अब क्वेश्चन क्या होता है, देखो अगर आप सॉल्वेंट का फ्लो मतलब पहले इधर करवाओ, मान लो आप इधर करवाओगे, तो देखो कंसंट्रेशन का मतलब आप यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे जो कंसंट्रेशन लेंगे वो, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर का टर्म चेंज नहीं होगा, तो हम लोग यहाँ पे जो कंसंट्रेशन लेंगे वो होता है मोल बाय वॉल्यूम। अरे जो हमारा फेवरेट है वही मोलैरिटी, अरे पूरा 2 साल केमिस्ट्री में मोलैरिटी पे गुजारा है, मोलैरिटी फेवरेट है, तो जहाँ मन करेगा वहाँ मोलैरिटी लेते, जहाँ पे अगर चॉइस हो। बाकी जहाँ टेम्परेचर की दिक्कत आ जाती है, टेम्परेचर की वजह से वॉल्यूम चेंज होता है, तो वहाँ मोलैरिटी लेना पड़ता है मजबूरी में, जैसे बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट, अदरवाइज मोलैरिटी सबसे अच्छा टर्म है। तो अब देखो है क्या कि अगर वॉल्यूम कम होगा, अगर वॉल्यूम कम होगा, अरे देखो सोल्यूट तो फ्लो ही नहीं हो सकता है, तो मोल तो सेम है। अगर वॉल्यूम कम, कंसंट्रेशन ज़्यादा, ठीक है। तो कंसंट्रेशन, तो इसका कंसंट्रेशन कम है तो इसको बढ़ाना है, और इसका ज़्यादा है तो इसको कम करना है। तो मतलब क्या होगा, तो यहाँ पे जो सॉल्वेंट का फ्लो होगा वो ऐसे होगा, तो सॉल्वेंट का फ्लो ऐसे होगा। तो ऐसा करने से क्या होगा, इधर सॉल्वेंट कम हो जाएगा और इधर सॉल्वेंट कम हो जाएगा, तो सॉल्वेंट का वॉल्यूम कम तो कंसंट्रेशन ज़्यादा, इधर सॉल्वेंट ज़्यादा हो जाएगा तो ज़्यादा तो कंसंट्रेशन कम। फाइनली जब दोनों का सेम हो जाएगा तो रुक जाएगा, ठीक है। तो उसको आप ड्रॉ कर लो, फिर नीचे लिखते हैं, इसमें नीचे लिखो, नीचे लिखो क्या होता है, ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस। तो ये क्या होता है, लिखो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो कंसंट्रेशन, फ्रॉम लो कंसंट्रेशन रीजन, फ्रॉम लो कंसंट्रेशन रीजन टूवर्ड हाई कंसंट्रेशन रीजन, टूवर्ड हाई कंसंट्रेशन रीजन इज नोन एज ऑस्मोसिस। ये खुद से होता है, मतलब कि खुद से क्या हो रहा है, सॉल्वेंट का मूवमेंट फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, ठीक है। इसमें नीचे लिखो दैट इज फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, ये ऐसा भी बोल सकते हैं, इधर सॉल्वेंट इधर सोल्यूशन है, दैट इज फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्वेंट टूवर्ड सोल्यूशन, ठीक है। खुद से ऐसा, अगर इधर पानी भरा होता इधर सोल्यूशन होता तो इधर ही बहता, ठीक है। फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्वेंट टू सोल्यूशन, ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो इसमें नीचे लिखो ड्यू टू मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट
concentration of both the solution becomes same. Due to movement of solvent, concentration of both the solution becomes same. तो सॉल्वेंट के फ्लो करने की वजह से दोनों सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन होता है वो सेम हो जाता है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द सॉल्यूशन बिकम्स सेम, ठीक है। समझ में आपको आ ही रहा होगा ये कहलाता है ऑस्मोसिस। अच्छा, यही ऑस्मोसिस होता है। अब इसमें और पहले टर्म समझ लो, पहले और चीजें समझो। वही है एसपीएम, मैंने इसको बंद कर दिया ऐसा, इधर से निकल सकता है बाहर और इधर से भी बाहर निकल सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कंसंट्रेशन है C1 और C2, फिर से भाई C1 जो है C2 से ज़्यादा है, ठीक है। अब देखो समझो, तो जो सॉल्वेंट जो होगा वो इधर जाना चाहता है, ठीक है। और जब सॉल्वेंट इधर जाएगा तो देखो क्या होगा, ये मान के चलते भाई दोनों भरा हुआ है, अंडरस्टैंडिंग फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मान के चलो दोनों भरा हुआ है। अच्छा, जब सॉल्वेंट इधर जाएगा तो आप खुद सोचो कि वाटर का लेवल बढ़ेगा, वाटर का लेवल बढ़ेगा, ठीक है। तो मतलब लेवल बढ़ने जा रहा है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, मैंने सोचा कि अरे नहीं लेवल नहीं बढ़ाना है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे हाथ रख दिया, मैंने कहा रुको, मैंने रोक दिया, मैंने कहा रुको, रोक दिया यहाँ पे हाथ लगा के। तो सॉल्वेंट बहना चाह रहा है और ऊपर जाना चाह रहा है, आपने रोक दिया, तो आपके हैंड पे कोई ना कोई प्रेशर आएगा। अरे रोक दिया ना आपने, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट को रोक दिया, तो वो जो एक्सटर्नल प्रेशर लगा दिया मैंने एक्सटर्नल प्रेशर जो भी लगाया, जिसकी वजह से सॉल्वेंट का फ्लो स्टॉप हो गया, वो कहलाता ऑस्मोटिक प्रेशर। समझ में आया? अरे देखो सॉल्वेंट बह रहा है, लिक्विड ऊपर जाता है, मैंने हाथ लगा के रोक दिया, तभी थोड़ा बहुत ऊपर जाना चाह रहा था, थोड़ा तो फोर्स लगाएगा ना ये प्रेशर, तो वो जो भी प्रेशर मेरे हाथ पे लगेगा मतलब, तो वो होता है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब कितना एक्सटर्नल प्रेशर लगाए, कितना एक्सटर्नल कि फ्लो ऑफ सॉल्वेंट रुक जाए, तो वो होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो नीचे लिखो ऑस्मोटिक प्रेशर, तो लिखो एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन हाई कंसंट्रेशन रीजन, इधर अप्लाई किया ना ये, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन हाई कंसंट्रेशन रीजन so that flow of solvent is stopped, this external pressure is known as osmotic pressure। तो ये एक्सटर्नल प्रेशर क्या कहलाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अब बात ये कि ये किस पे डिपेंड करेगा, देखो ऑस्मोटिक प्रेशर तो दोनों के कंसंट्रेशन के डिफरेंस पे डिपेंड करेगा। अगर ज़्यादा डिफरेंस होगा तो सॉल्वेंट ज़्यादा तेज बहना चाहेगा, और कम डिफरेंस होगा तो धीरे धीरे बहेगा। तो किस पे डिपेंड करता है, वो दोनों सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन के डिफरेंस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। और अगर इधर मान लो वाटर है, तब तो बस इसी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड्स ऑन डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द सॉल्यूशन, ठीक है। डिपेंड ऑन डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो सपोज करते हैं, अगर ये पहले मैं समझा रहा हूँ, अगर मान लो वाटर होता है, बस पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, फिर मैं और एक पहले वाटर मान लो, और ये मान लेते हैं सॉल्यूशन है, और इसका कंसंट्रेशन है C। तो अरे वाटर का तो कंसंट्रेशन 0 होगा, तो डिफरेंस तो C ही आएगा। तो इसका जो होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, वो एक्चुअल में होता है, इसको पाई से लिखते हैं, पाई ये होता है, पाई इक्वल होता है CR/T, या C S/T, और इसको S भी लिखते हैं क्योंकि R गैस कांस्टेंट होता है, तो वैसे S बोलते हैं लिक्विड कांस्टेंट, दोनों सेम है। एकदम PV इक्वल टू nRT को अगर आप करोगे तो प्रेशर को हमने पाई कर दिया है, और N/V को मोल बाय वॉल्यूम को C कर दिया, वही एक्चुअल में। तो C इसमें कंसंट्रेशन है, जिसका मतलब क्या है, मोल बाय वॉल्यूम, और R इज इक्वल टू S इज इक्वल टू वही
एक्चुअल में इसमें सोल्यूशन ले रहे हैं कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन मोल पर लीटर, तो लीटर वाला टर्म लेना। अरे मोल पर लीटर ना, पीवी को नाइट्रोजन क्या लेते थे, 0.0821, ये क्या होगा, तो प्रेशर एटीएम में आएगा, एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन, और टेम्परेचर तो पता ही है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है, इसको लिख लो ये। और देखो अब इसमें एक चीज और, आर और एस सेम होता है। अगर सपोज करो ये सॉल्वेंट, ये मतलब पानी नहीं होता, सपोज करो इसका जो कंसंट्रेशन है C1, इसका कंसंट्रेशन C2, तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा जो इस बार होगा वो क्या होगा, C1 माइनस C2, दोनों का डिफरेंस, ठीक है, C1 माइनस C2। तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो दोनों के डिफरेंस पे होगा, दोनों के डिफरेंस। अरे भाई डिफरेंस पे ही, पहले वाले पिछले वाले केस में 0 था, इस बार C1 माइनस C2 डिफरेंस पे होगा, ठीक है। और ये आपके पास होगा R/T, मतलब आपको जो बाहर से प्रेशर लगाना होगा, तो बाहर से आप जो भी एक्सटर्नल प्रेशर लगाओगे वो पाई वो उसकी वैल्यू, ठीक है। इसको लिखा ऐसे जाता है कई बार, देखो अगर आप देखो इसका मतलब अगर आप इसका ऑस्मोटिक प्रेशर लेते हो इसका, तो इस सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर होगा C1RT, एक्चुअल में ऐसा होता है। इस सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर C1RT, एक्चुअल में ये ऑस्मोटिक प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट निकालते हैं, सॉल्वेंट का 0 होगा तो इसका मतलब इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा C1RT, और इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो होता है C2RT एक्चुअल में, ठीक है। पर अगर आपने इन्हीं दोनों सॉल्यूशन का बनाया है तो अरे प्रेशर होता है ना, जैसे मान लो एक साइड मान लो गैस का प्रेशर है 10 atm, एक साइड मान लेते हैं 6 atm, तो गैस का फ्लो वो जो 4 atm का डिफरेंस है वो डिसाइड करेगा, 6 और 10 और 6 नहीं, पता होगा ना ये। अरे गैस का फ्लो तभी होगा जब प्रेशर का डिफरेंस होगा। तो इधर ऑस्मोटिक प्रेशर है, इधर ऑस्मोटिक प्रेशर है, पर हम लोग बाहर से जो अप्लाई करते हैं ये पाई, तो जो पाई जो होगा एक्चुअल में वो दोनों के डिफरेंस पे डिपेंड करेगा, कि डिफरेंस पे, ठीक है। तो C1 माइनस C2RT होता है, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, एक्सटर्नल प्रेशर जो अप्लाई करते हैं टुवर्ड हाई कंसंट्रेशन रीजन सो दैट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इज स्टॉप्ड। अगर दोनों का कंसंट्रेशन C1 C2 है तो इसका C1RT इसका C2RT होता है, और डिफरेंस C1 माइनस C2RT, ठीक है। तो ये आपका होगा ऑस्मोटिक प्रेशर। अभी बचा हुआ है, अभी है, अभी स्टोरी बची हुई है, अभी तो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म बचा हुआ है। अरे आरओ, घर में बोलते ना भाई आरओ का पानी पी लो, भाई आरओ कर लेते हैं, आरओ तो समझ ले क्या है, ऑस्मोसिस कर लिया, ऑस्मोटिक प्रेशर कर लिया, और आरओ तो बचा ही रह गया, क्या है, तो क्या है ये, पहले फिर से लिखते हैं, सोल्यूशन 1 C1, सोल्यूशन 2 C2। अब देखो क्या है, सॉल्वेंट इधर जाना चाहता है, ठीक है, ये क्या था, ऑस्मोसिस, ठीक है। मैंने क्या किया, प्रेशर एक बाहर से लगाया, रोक दिया ना ये, तो सॉल्वेंट नहीं आ पाया, तो वो क्या था, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। अरे मान लो ऑस्मोटिक प्रेशर 2 atm मैंने लगाया, 2 atm का प्रेशर रोक दिया, नहीं आ पा रहा पानी, तो मतलब 2 atm लगाने पे रुक जा रहा है, ठीक है। मैंने क्या बोला, मैंने कहा चलो 2 atm नहीं और बढ़ाओ 10 atm, मैंने कहा दबाओ इसको, जब मैं इसको दबाऊंगा तो पानी का फ्लो उल्टा, तो मतलब अब रिवर्स फ्लो किया, मतलब कि अगर एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो गया, मतलब कि अगर एक्सटर्नल प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो गया तो सॉल्वेंट का फ्लो उल्टा हो जाएगा, रिवर्स, तो इसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है, ऑस्मोसिस में आपका लो कंसंट्रेशन टूवर्ड हाई कंसंट्रेशन, अरे यही नॉर्मली होता है, जैसे कंसंट्रेशन सेम हो जाए। तो रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन टूवर्ड लो कंसंट्रेशन, तो नीचे लिखो रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ, वही जो आरओ का पानी पीते हो, पहले ये समझ लो फिर मैं समझा दूंगा क्या होता है वाटर में कॉन्सेप्ट। तो नीचे लिखो इफ एक्सटर्नल प्रेशर इज मोर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर देन रिवर्स फ्लो
of solvent take place, that is solvent flow from high concentration region toward low concentration region. This phenomena is known as reverse osmosis. तो ये फिनोमेना कहलाता है रिवर्स ऑस्मोसिस, मतलब आपको सॉल्वेंट का जो फ्लो है वो रिवर्स हो गया है, ठीक है। तो यही आपके पास कहलाएगा रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। ये अब समझो कि घर में क्या होता है। पहले देखो, सबसे पहली बात, घर में बोलोगे सर घर में बाहर का प्रेशर कहाँ आता है? अरे बिजली कौन चालू करता है भाई? बिजली भी तो कौन ऑन करता है? वो इलेक्ट्रिसिटी का काम है यही प्रेशर जनरेट करना। अच्छा, तो देखो क्या होता है हमारे घर में, यहाँ पे आता है टैप वाटर, अरे नल का पानी, और यहाँ पे हम लोग देखो पहले समझो, टैप वाटर आ गया, आराम समझो, फिर वही ऑन किया हुआ है, तो उसने वो होता है ना, उसने प्रेशर, मतलब पंप होता है, पता ही होगा उसके अंदर पंप होता है, प्रेशर लगाया, धक्का मार के इधर ले आया, अरे मेम्ब्रेन होता है, धक्का मार के इधर ले आया, तो इधर आ गया। तो आप समझो पहले, अच्छा जब सॉल्वेंट इधर आएगा, सॉल्वेंट इधर आएगा तो क्या होगा? जब सॉल्वेंट इधर आएगा तो इसका जो कंसंट्रेशन है वो लगातार बढ़ेगा। अगर सॉल्वेंट इधर आया मान लो, तो इसका जो कंसंट्रेशन लगातार बढ़ेगा। अगर कंसंट्रेशन बढ़ आए, देखो जब आप मतलब धक्का मारोगे इधर से, तो एक तो ऑलरेडी इसका कंसंट्रेशन हाई है, मतलब सॉरी हाँ, मतलब इसका कंसंट्रेशन लो था एक्चुअली, इसका कंसंट्रेशन लो तो इसका कंसंट्रेशन हाई था, ऑलरेडी इसका कंसंट्रेशन हाई था, और प्रेशर अप्लाई किया, सॉल्वेंट और बढ़ गया, तो फिर आपका इधर कंसंट्रेशन आपके पास और हाई हो गया। अरे कंसंट्रेशन में स्मॉल बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम कम हो रहा है, ठीक है। अब कंसंट्रेशन हाई हो तो आपको और दम लगाना पड़ेगा, ठीक है। आप जो पंप लगाते हो, जो मशीन लगाते हो, उसकी एक लिमिट होगी, ऐसा तो है नहीं कि कितना भी बहाते, तो कोई ना कोई लिमिट होगी वो, तो एक सर्टेन अमाउंट तक वो प्रेशर अप्लाई करेगा, फिर मतलब एक सर्टेन कंसंट्रेशन तक वो बढ़ेगा, उसके बाद उसकी औकात ही नहीं है मतलब पानी निकालने की, अरे उसका इतना दम ही नहीं है मान लो, क्योंकि कंसंट्रेशन बहुत हाई, मतलब इसका कंसंट्रेशन बहुत हाई हो गया है, इसका कंसंट्रेशन लो है, तो दोनों का डिफरेंस बहुत हाई है। अरे ऑस्मोटिक प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? डिफरेंस पे ना ये, तो जब कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा इसका, तो डिफरेंस मतलब बहुत हाई हो जाएगा, तो फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर की जरूरत पड़ेगी, तो आरओ की कोई ना कोई लिमिट होगी, कोई ना कोई औकात होगी, उसके बाद तो कर ही नहीं पाएगा, नहीं कर पाएगा तो फिर क्या होता है? अरे आरओ में क्या होता है, एक यहाँ पे अरे ब्लू कलर का पाइप होता है ना, ये ब्लू पाइप देखा होगा ना, ये जिससे पानी बहना चालू हो जाता है, तो वो वाटर क्या होता है? वो एक हाई कंसंट्रेटेड वाटर होता है। बस अगर आपको कोई चीज़ कंफर्म करना हो तो देखो मैं बताता हूँ। सबसे पहले आरओ के पानी में सॉल्ट का अमाउंट कम होता है, तो मतलब मैं आपको जो बता रहा हूँ मशीन से भी कर सकते हो, एक TDS वाली मशीन आती है, शायद आपको पता हो, मतलब कुछ लोगों को तो पता ही होगा, उससे कर सकते हो, नहीं तो नल का पानी टेस्ट करना है भाई, पीने के लिए मैं नहीं कह रहा, ठीक है। और ऐसा नहीं कि नल का पानी सर जहर है, अरे ब्रश तो उसी से करते हो, क्योंकि ब्रश भी आरओ से करते हो, ब्रश तो उसी से करते होगे, तो बस टेस्ट लेने के लिए बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ। तो टैप वाटर लेना, टेस्ट लेना, ठीक है। फिर जो आरओ का वाटर उसको टेस्ट लेना, तो आपको आरओ के वाटर में सॉल्ट का अमाउंट कम फील होगा, अरे इधर पानी का बह के गया था ना वो, तो होगा सॉल्ट पर कम होगा एक्चुअल में। और फिर क्या करना, फिर एक्चुअल में जो नीले कलर का जो पाइप बह रहा है उसका भी टेस्ट करना। आप बोलोगे अरे सर अरे जहर नहीं है वो भाई, पानी है, बस सॉल्ट का अमाउंट ज़्यादा है वो, तो उसको भी टेस्ट करना, उसमें सॉल्ट का टेस्ट आपको ज़्यादा फील हो। मैं टेस्ट करने की बात करूँ, पीने के लिए नहीं बोला, बस टेस्ट करना हो गया। अरे टेस्ट तो यहीं पर टंग में रख के आ जाता है ना, पूरा पीना नहीं पड़ता है, तो टेस्ट, तो उसमें देखो इसमें सॉल्ट का अमाउंट ज़्यादा होगा। तो ये होता है कॉन्सेप्ट रिवर्स ऑस्मोसिस का, ठीक है, ये लॉजिक चलता है इसमें। फिर कई बार बोलेंगे सर ये खराब क्यों हो जाता है? अरे खराब इसलिए हो जाता है कि उसमें होल होते हैं, तो उस होल पे क्या होता है, समय के साथ जाके क्या सैल्यूट फंसते रहते हैं। अरे सैल्यूट फंसता रहेगा तो होल को ब्लॉक करता रहेगा, तो पहले ढेर सारे होल होंगे, फ्लो बहुत फास्ट होगा, अच्छा चलेगा, धीरे धीरे होल इसके ब्लॉक होते रहेंगे, तो इसका काम करने का जो कैपेसिटी होगा वो कम होता जाएगा। जब होल बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो जाएंगे, अरे मान लो होल है उसमें सैल्यूट जाके फंस गया, क्योंकि सैल्यूट आर पार तो नहीं जा पा रहा, पर जाके फंस गया वो, अब कोई हाथ से तो निकाल नहीं सकता, फंस गया वो, तो क्या होता है, मेम्ब्रेन के होल विद टाइम ब्लॉक होते रहते हैं और फिर कुछ टाइम बाद खराब हो जाता है। अगर इस पानी में ज़्यादा सॉल्ट है, अरे अगर आपके घर पे जो टैप वाटर यूज होता है उसमें ज़्यादा ही अगर सॉल्ट है, जैसे बोरिंग का पानी बहुत ज़्यादा सॉल्ट है, तो आरओ की लाइफ बहुत कम होगी। क्यों?
अरे ज़्यादा सॉल्ट है, ज़्यादा जाके ब्लॉक करेगा, लाइफ बहुत कम हो जाएगी, मतलब जल्दी उसके पोर जो भी होल होते हैं पोर वो फिल हो जाएंगे, वो खराब हो जाएगा जल्दी, तो फिर उसकी जो लाइफ होगी वो काफ़ी डिक्रीज कर जाती है एक्चुअल में, ठीक है। तो ये लॉजिक है पूरा रिवर्स ऑस्मोसिस का। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, अगर दो सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं, मिक्सिंग किया, तो इसमें क्या होता है मिक्सिंग में, अरे कंसंट्रेशन अगर से मिक्सिंग मोलरिटी की बात करते हैं तो C1, अरे मोलरिटी याद होगा ना, ये वही C1, अरे M1 M2 प्लस M1 M2 सॉरी M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2, तो वही मैंने C1 C2 लिख दिया। तो जैसे कंसंट्रेशन होता है वैसे आपका ऑस्मोटिक प्रेशर भी होता है। देखो डिराइव करने को कुछ नहीं, RT से मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा, पर कोई जरूरत नहीं। तो बस अगर आपको पाई मिक्सिंग का मतलब कि अरे एक सोल्यूशन है, मान लो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर है π1, उसका वॉल्यूम है V1, एक दूसरा सोल्यूशन है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर है π2, वॉल्यूम है V2, दोनों को मिला दिया तो रिजल्टिंग सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर, तो वो ठीक है। तो ये आपके पास पाई मिक्सिंग का फॉर्मूला होता है अगर आप दो सॉल्यूशन को मिक्स करते हो तो, ठीक है। इसमें एक दो टर्म लिख लो, एक टर्म लिखो इसमें आइसोटोनिक, ये वर्ड आपको बहुत यूज होंगे इसमें, आइसोटोनिक। तो आइसोटोनिक का मतलब क्या है, अगर दो सॉल्यूशन है और दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, मतलब देखो टेम्परेचर तो नॉर्मली सेम ही रहेगा, मतलब दोनों का कंसंट्रेशन सेम है, तो आइसोटोनिक, ठीक है। तो इसमें लिखो पहले आइसोटोनिक का मतलब लिखो, इफ टू सॉल्यूशन हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, इफ टू सॉल्यूशन हैव सेम osmotic pressure, they known as isotonic solution. For this solution C1 is equal to C2, for this solution, ठीक है, ये इक्वल होता है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, एक का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है, एक का कम, टेम्परेचर सेम मान के चल रहा है। तो एक का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है, एक का कम, C1, अरे R तो कांस्टेंट है, तो जिसका ज्यादा होता है उसको बोलते हैं हाइपरटोनिक, और जिसका कम होता है उसको बोलते हैं हाइपोटोनिक। अरे तीन ही चीज हो सकती है, तो कम हो गया ज्यादा होगा फिर सेम होगा, तो हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक। तो इसमें नीचे लिखो इफ टू सॉल्यूशन हैव डिफरेंट ऑस्मोटिक प्रेशर देन सॉल्यूशन विथ हाई ऑस्मोटिक प्रेशर इज नोन एज हाइपरटोनिक एंड सॉल्यूशन विथ लो ऑस्मोटिक प्रेशर इज नोन एज हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक, ठीक है। हाई ऑस्मोटिक प्रेशर इज नोन एज हाइपरटोनिक, लो ऑस्मोटिक प्रेशर इज नोन एज हाइपोटोनिक, ठीक है। तो ये कुछ एक वर्ड होते हैं जो आपको समझ में आ गए होंगे। तो इस पे बेस चलो हम लोग एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं। पहले करने के पहले मैं एक चीज और कर लेता हूँ, उसके बाद फिर करते हैं आई वाला टर्म। तो अगर देखो जितने भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज मैं सबके लिए लिखता हूँ, जितने भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है मैं, आप पहले नोट करके लिखो, नोट करके लिखो। पहले कुछ बातें मैं बताने जा रहा हूँ। देखो मेन चीज़ें तो हो गई हैं, पहले कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। देखो जितने भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो सॉल्यूट के नंबर पर डिपेंड करते हैं। अगर डिसोसिएशन या एसोसिएशन होगा तो सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज चेंज जाती है। तो इसमें नीचे लिखो, पहला पॉइंट लिखो ऑल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन number of solute particle, that is they depends on concentration of solution, that is they depends upon concentration of solution। तो किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये तो इसमें नीचे लिखो इन केस ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज चेंजेस, ठीक है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो कि चेंज आती है डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन के चेंज के केस में। तो एक एक करके लिखते हैं। पहला RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, P0 माइनस PS अपॉन P0, दिस वाज, ये XB था। अरे सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, इसको I से मल्टीप्लाई करना बस। अरे डबल ट्रिपल होगा कर देना, आ जाएगा, चलता इतना, ठीक है।
कितना चलेगा, तो आई से मल्टीप्लाई करना, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल टू आई इंटू अरे मोलैलिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट बाई 1000। अरे याद करो, कुछ लिखवाया था ये है RLVP, ठीक है। आई से मल्टीप्लाई करना, नहीं बोलना है डिसोसिएशन और एसोसिएशन के केस में। ज्यादा क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है कि बस आई निकाल के मल्टी, और आई क्या वेंडर फैक्टर पहले बताया रखा है, बताया हुआ सब। सेकंड, अगर आपके पास ये आ गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी, तो उसको आई इंटू के बी इंटू एम करना है, ठीक है। तीसरा, अगर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आ गया तो आई इंटू के एफ इंटू एम करना है, ठीक है। फिर फोर्थ, अरे ऑस्मोटिक वाला, तो पाई इक्वल टू आई सी आर टी, ठीक है। एक्चुअल में ऑस्मोटिक वैसे सी आर टी होता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो अगर कुछ डिसोसिएशन एसोसिएशन होगा तो आई से मल्टीप्लाई नहीं करना है, चलो ठीक है, समझ में आ गया। और इसमें बातें देखो, बाकी जो टर्म थे समझो पहले, देखो सबसे पहले ऐसे सोचो, अच्छा कौन सा कंसंट्रेशन सॉल्व मतलब लेने में, कौन सा कंसंट्रेशन टर्म लेने में मजा आता है, ये किससे आप अपनापन फील करते हो, मतलब किससे करते हो? मोलैरिटीज मेरे हिसाब से, बाकी तो बहुत कम ही यूज होता है। 2 साल तो मोलैरिटी हर जगह किया है, तो मोलैरिटी से अपनापन फील होता है। तो देखो 3 जो टर्म है, अरे RLVP, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट, तीनों में टेम्परेचर बदलता है। तो टेम्परेचर बदलता है तो वहाँ पे मोलैरिटी नहीं लेती इसलिए। और लास्ट वाले में टेम्परेचर नॉर्मली नहीं बदलता, तो वहाँ पे क्या लेते हैं, मोलैरिटी। मतलब शुरू के 3 टर्म में ध्यान रखना है। अरे मोलैलिटी तो निकलवाया इतना भी, अभी उसमें भी RLVP में भी लिखवाया हुआ है। मोल फ्रैक्शन से मोलैलिटी निकालना बहुत इजी होता है। अरे मोल फ्रैक्शन में भी मोल ही रहता है, उसमें भी वो। तो याद रखना कि शुरू के 3 टर्म में आप मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी लेते हो, और लास्ट वाले मोलैलिटी लेते हो। उसमें नीचे लिखो लिखो लिखो, इन फर्स्ट 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वी डिफाइंड कंसंट्रेशन इन मोलैलिटी, अरे उसमें भी मोलैलिटी में क्या होता है, वी डिफाइंड कंसंट्रेशन इन मोलैलिटी, एंड इन ऑस्मोटिक प्रेशर वी डिफाइंड मोलैरिटी इन वी डिफाइंड कंसंट्रेशन इन मोलैरिटी। तो यहाँ मोलैरिटी में डिफाइन करना, ठीक है। इसमें मैं एक बात जो बताने जा रहा हूँ अभी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट, इसको समझो। देखो, वाटर का डेंसिटी 1 होता है, ठीक है, वाटर का डेंसिटी 1 होता है। और जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट किया था तो हम लोगों ने डेंसिटी हम लोगों ने ये माना था कि डाइल्यूट सॉल्यूशन, अरे डाइल्यूट सॉल्यूशन माना था, तो उसमें मोलैरिटी 1 के आसपास ही रहता है, ठीक है। तो बहुत बार क्वेश्चन में हो सकता है आपको परसेंटेज दिया जाए और आपको मोलैरिटी निकालना पड़े मान लो, और आपको डेंसिटी नहीं दिया होगा सोल्यूशन का। ऐसा होगा, ऐसा 100% होगा। एडवांस में तो 100% होगा, और नीट और जेईई मेन में भी होता है। कई बार डेंसिटी नहीं दिया रहता है, या मोलैलिटी दिया रहता है, मोलैरिटी नहीं दिया रहता है। फिर आप लोग सर क्या करें? तो क्योंकि डाइल्यूट सोल्यूशन है तो ऐसे में आप डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन को 1 ले सकते हो, या मोलैरिटी और मोलैलिटी की वैल्यूज में नियरली सेम होती है। मतलब आप मोलैलिटी को मोलैरिटी मान के सॉल्व कर सकते हो, या फिर मोलैरिटी को मोलैलिटी मान के सॉल्व कर सकते हो डाइल्यूट सॉल्यूशन। इस बात को ध्यान रखना है। ऐसा होगा कई बार आप बोलोगे सर इसमें डेंसिटी नहीं दिया है और मोलैलिटी दे दिया है, मतलब और हमको ये चाहिए मोलैलिटी चाहिए, तो कैसे करें भाई? डाइल्यूट है वही सेम मान के चलना है। ऐसा करना पड़ता है, चैप्टर मजबूरी है। तो नीचे लिखो, इसमें लिखो इन केस ऑफ colligative properties, in case of colligative properties, solution is dilute solution, solution is dilute solution, so density of solution is nearly 1 ही रहता है, is nearly 1. in case of dilute solution, molarity and molality are nearly same. दोनों नियरली सेम है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन में जरूरत पड़ती है, और ऐसा होता है आपको मोलैलिटी दिया रहेगा, बोलोगे सर मोलैलिटी चाहिए, क्या करें? अरे भाई वही लेके कर दो,
बॉइलिंग पॉइंट वाला क्वेश्चन है, होगा ऐसा, मैं बता रहा हूँ इसीलिए, तो इसको ध्यान रखना है। मोलालिटी को सेम मान के करते हैं और कोई ऑप्शन ही नहीं है। जब मान लो मोलालिटी दे दी, मान लो मोलारिटी दे दी, मान लो मोलारिटी दे दी, मोलारिटी डेंसिटी नहीं दिया और बॉइलिंग पॉइंट पूछ ले, तब क्या करोगे? और ऑप्शन दिए 4, तब ऐसा नहीं लिखा है कि मतलब कैन नॉट डिटरमाइन, 4 ऑप्शन, तब क्या करोगे? छोड़ दोगे क्वेश्चन? तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ। तो वैसे केस में मोलारिटी को मोलालिटी मानकर समझ के सॉल्व करना, ठीक है, या डेंसिटी को 1 लेके कर लेना, वैसे वो नियरली सेम ही होता है वो, ठीक है। तो ये जो बात मैंने बताया इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलो 1-2 न्यूमेरिकल इजी कर लेते हैं पहले, मतलब 1-2 चलो न्यूमेरिकल कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो, थोड़ा सा अच्छा ही क्वेश्चन नहीं करते सीधा, तो नीचे लिखो सॉल्यूशन 1 कंटेन, अब मैं आई का फैक्टर भी लेके कर, नहीं अच्छा पहला आई का नहीं, दूसरे वाले में आई का करते हैं। सॉल्यूशन 1 कंटेन 5% यूरिया बाई मास, ठीक है। इफ this solution is isotonic with 500 ml glucose solution, 500 ml glucose solution, find mass of glucose dissolved in solution, फाइंड मास ऑफ ग्लूकोज डिसॉल्व इन सोल्यूशन। सबसे पहले सॉल्वेंट का जो फ्लो था वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, मैंने बोला कंसंट्रेशन पे। तो देखो क्या है मतलब इसका, इधर ग्लूकोज है और इधर यूरिया है, ठीक है, यूरिया आइसोटोनिक है, मतलब कि दोनों का कंसंट्रेशन सेम है, ये बोला आइसोटोनिक है, ठीक है, कंसंट्रेशन सेम है। तो ये 5% है और इसका वॉल्यूम 500 ml, तो इसका वॉल्यूम 500 ml देने का मतलब ये है कि इसका मास निकालूं, तो इसका जो कंसंट्रेशन होगा इसका कंसंट्रेशन भी सेम होगा, ठीक है, मतलब वही करना है। तो इसमें बस सही, तो इसमें मोलालिटी आएगी, मोलालिटी को समझ के सॉल्व कर देंगे, बल्कि फाइंड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यूरिया 5% है, ठीक है, तो एक काम करो, यूरिया वाला केस को कुछ ना कुछ इसका मोलालिटी निकालना होगा, तो इस वाले सोल्यूशन को देखो क्या होगा। इसमें क्या करें, इस वाले सोल्यूशन को मैं ऐसा जम करते, लेट 100 ग्राम यूरिया और लेट 100 ग्राम सोल्यूशन, तो यूरिया कितना होगा 5 ग्राम, ठीक है, यूरिया 5 ग्राम हो जाएगा। तो फिर उसके बाद वही इसका मोलालिटी निकाल लो। अब बोलोगे सर कैसे, अरे अभी बोला डेंसिटी 1 ले लो, डेंसिटी 1 ले लो, तो डेंसिटी 1 लोगे तो ये जो लिखा है ये क्या, सॉल्यूशन का मास ही वॉल्यूम हो जाएगा, यही मैंने बताया था। नहीं दिया है, लेना पड़ेगा 1, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, करना पड़ेगा। तो इसका क्या होगा 5/60 और 1000 ग्राम है तो 0.1, और अरे 1000 ग्राम का मतलब है 1000 ml और मतलब 0.1 लीटर, दोनों की मोलालिटी सेम होगी, तो इसकी मोलालिटी भी वही लेना है 5/6, ठीक है, नीचे आ जाएगा वो। और हमको मोल निकालना है ग्लूकोज का, और इसको ml की जगह लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मोल क्या होगा 2.5/6। तो इसका हमको मास पूछा है, फाइंड मास ऑफ ग्लूकोज, मेरे से मास पूछा था, दिस इज 75 ग्राम, ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा 75 ग्राम। ठीक है, समझ में आ गया है। तो
एक न्यूमेरिकल मैं देखता हूँ मेरे मोबाइल में, अगर कोई अच्छा क्वेश्चन पड़ा है तो मैं करवा देता हूँ 1 मिनट के लिए। तो एक क्वेश्चन लिख लो, एक क्वेश्चन लिखो, लिखो इफ एन यूरिया, इसको सॉल्व करना है, इसको खुद से ट्राई, इसमें टेम्परेचर का भी चेंज है, टेम्परेचर का भी चेंज, ठीक है। एक लिख लो क्वेश्चन, यही सही रहेगा। क्वेश्चन लिखो, उसको ट्राई करना। लिखो इफ एन यूरिया सोल्यूशन एट 500 Kelvin has osmotic pressure of 2.05 atm and glucose solution, पहला है if an urea solution at 500 Kelvin osmotic pressure 2.50 atm and glucose solution at 300 Kelvin has osmotic pressure 1.23 atm if, ठीक है, हैज ऑस्मोटिक प्रेशर, इसमें नीचे लिखो if 200 ml of first solution is mixed with 400 ml of second solution at 400 Kelvin, then calculate मतलब 200 ml of first solution mixed with 400 ml of second solution at 400 Kelvin, calculate osmotic pressure of resulting solution, ठीक है। इसमें ब्रैकेट में ये भी लिख लो assume molality does not changes with temperature, ठीक है। ये assume करना है कि मोलैलिटी टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता है। इसका मैं आंसर देख लेता हूँ, फिर मैं सॉल्व कर देता हूँ फटाफट, क्या आंसर था इसका, ठीक है। तो देखो पहली बात तो टेम्परेचर के हिसाब से क्या करना, आप बोलो क्या करना है, कुछ नहीं करना, टेम्परेचर के हिसाब से पहले पाई को निकाल लो, मतलब क्या, तो देखो सबसे पहले क्योंकि टेम्परेचर चेंज होगा तो अरे भाई ऑस्मोटिक प्रेशर चेंज होगा, तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है CRT, ठीक है। टेम्परेचर चेंज हो रहा है, मोलैलिटी चेंज करने के लिए मना किया है, अरे मोलैलिटी चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। तो देखो पहले वाले का ऑस्मोटिक प्रेशर 2.05, अरे पहले वाले का ऐसा ही दिया है और 400 पे निकालना है, ठीक है। और अरे मान लो पहले वाला का चलो C कंसंट्रेशन वही रखते हैं C और R टेम्परेचर कितना 500, ठीक है। दूसरे वाले को ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, फिर कंसंट्रेशन सेम बोला है, ठीक है। और जब टेम्परेचर कितना होगा 400 Kelvin, टेम्परेचर पहले बोला ना 400 पे मिक्स करना है, तो ये करोगे तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर 400 पे निकल आएगा, तो ये क्या होगा 4/5 और 2.05, ये पहले वाले की वैल्यू आएगी, ठीक है, जो कितना होगा 4 × 0.20 मतलब 0.41, ठीक है। तो इसका मतलब है 1.64 ATM, और ये पहले वाले का है, ठीक है। दूसरे वाले के लिए करते हैं, तो देखो यही सेम ऐसे ही, तो 1.23 इक्वल टू CR 300, फिर इसका पाई निकालना है इक्वल टू CR 400, तो इसका जो पाई होगा वो होगा 4/3 × 1.23, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये होगा पॉइंट क्या होगा 3 नहीं 0.41, तो सेम आ रहा है। दोनों ये तो सेम आ गया, तो 200 ml 400 ml मिक्स कर लो, ठीक है, तो दोनों वैल्यू सेम आ गई ना, ये मेरे क्या सेम ही दिया हुआ था, यही दिया था।
ठीक, इसमें आंसर यही दिया है अप्रॉक्सीमेट। तो आप क्योंकि दोनों का आपका वही सेम आ गया तो मिक्सिंग करने के बाद भी आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो दोनों सेम ही आ गया। मतलब यहाँ पे मुझे बताना था अगर टेम्परेचर अलग अलग हो गया तो ऐसे चेंज करते हैं। ठीक है, तो मिक्सिंग के लिए फॉर्मूला वही, अगर मान लो अगर अलग अलग आता तब क्या करते, अगर अलग अलग आता, आप कैलकुलेशन एक बार चेक करें, अगर अलग अलग आता तो वही फॉर्मूला π1v1 प्लस π2v2 अपन v1 प्लस v2। ठीक है, ये हो गया आपका। तो ये हो गया हमारा वही ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, एक्चुअल में चैप्टर तो खत्म ही हो गया, पर एक दो टर्म समझ लेते हैं जो जेई एडवांस के सिलेबस में नहीं है पर जेई मेन और नीट के सिलेबस में है। ऐसा है, कुछ चीजें हैं जो जेई मेन और नीट में है और एडवांस के सिलेबस में नहीं। वैसे चैप्टर खत्म हो गया पर फिर भी एक दो टर्म समझ लेते हैं। सबसे पहला सिंपल डिस्टिलेशन। अरे डिस्टिलेशन तो पता होगा क्या होता है, सिंपल डिस्टिलेशन। तो स्टार्टिंग से, चैप्टर के स्टार्टिंग से जाओ। वेपर प्रेशर जब पढ़ाया था तो जब किसी दो मालूम मिक्स हीट किया तो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ठीक है, जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है वो वेपर में ज़्यादा जाता है। ठीक है, वो तो होता है एक्चुअल में ऐसा है कि अगर दो लिक्विड में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, 20 से ज़्यादा है, मतलब 40-50 का है या और ज़्यादा है तो और अच्छी बात है। तो अगर दो सब्सटेंस में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो वो सिंपली हीट करके सेपरेट हो जाएंगे। एक लिक्विड में पड़ा रहेगा, एक वेपर, देखो एक लिक्विड में पड़ा रहेगा, एक वेपर में जाएगा, वेपर वाले को कंडेंस कर लेना, होगा सेपरेट। तो इसमें नीचे लिखो, पहले बार डिस्टिलेशन क्या होता है, हीट करके किसी को सेपरेट करना। तो इसमें नीचे लिखो इफ टू कंपोनेंट हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट दे कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग हीट, दिस फिनोमेना इज नोन एज डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या होता है, हीट करके सेपरेट करना। इसमें फिर नीचे लिखो, नेक्स्ट लाइन से लिखो इफ टू कंपोनेंट हैव very high difference in boiling point they can be separated by simple heating, it is known as simple distillation। ठीक है, अब नीचे लिखो सिंपल डिस्टिलेशन मतलब बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस ज़्यादा है, बहुत इजीली सेपरेट हो गया। इसके आगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो अगर देखो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस कम होगा तो क्या होगा, आप जब हीट करोगे तो एक का वेपर ज़्यादा होगा, एक का वेपर कम होता है, फिर कंडेंस करो। जब कंडेंस करोगे, देखो समझो मैं रिपीट जो करना है, देखो अगर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस कम होगा तो दोनों वेपर में जाएंगे, तो फिर एक का, लेकिन फिर भी थोड़ा तो अगर सेम होगा तो हो ही नहीं सकता सेपरेट, तो थोड़ा तो डिफरेंस होगा, तो एक का वेपर ज़्यादा एक का वेपर कम। कंडेंस कर लो तो लिक्विड में क्या होगा कि जिसका वेपर ज़्यादा होगा लिक्विड में वो ज़्यादा हो गया, तो फिर उससे दोबारा वेपर बनेगा। तब जब वेपर बनेगा तो क्या होगा, देखो एक तो अब वो लिक्विड में भी ज़्यादा है और ऊपर से उसका वेपर प्रेशर भी ज़्यादा है, तो उसका अमाउंट धीरे धीरे फिर से कंडेंस करो, फिर वेपर, तो ऐसे धीरे धीरे उसका अमाउंट बढ़ता जाएगा, वो सेपरेट हो जाएगा। तो ऐसा कई बार करना पड़ता है, तो वो कहलाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो इसमें नीचे लिखो इफ डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन दे आर सेपरेटेड आफ्टर मेनी डिस्टिलेशन प्रोसेस, मतलब बार बार अरे भाई हीट कंडेंस देन दे आर सेपरेटेड आफ्टर मेनी डिस्टिलेशन प्रोसेस, इट इज नोन एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, मतलब थोड़ा थोड़ा फ्रैक्शन में करके आपको सेपरेट, इट इज नोन एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, नॉर्मली 5-6 बार तो करना ही पड़ता है, तो अगर डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो उसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, ये सब पता ही होगा। इसमें एक टर्म समझी जो मुझे बताना था एक्चुअल मेन, वो ये था एजियोट्रॉप या एजियोट्रॉपिक सोल्यूशन, एजियोट्रॉप या फिर एजियोट्रॉपिक सोल्यूशन। इसको पहले समझ लो क्या है। एक लिक्विड है, ठीक है, वेपर में जाएगा, इसमें लिक्विड और वेपर का कंपोजिशन सेम होगा, मतलब ये कि जैसे लिक्विड में एक्स ए और एक्स बी जैसे दो चीज़ें, और वेपर में वाई ए एंड वाई बी, तो यहाँ पे एक्स ए और वाई ए सेम होगा और एक्स बी और वाई बी सेम होगा, तो यहाँ कंपोजिशन नहीं बदलेगा। ऐसे समझो, जैसे मान लो यहाँ एक एग्जांपल समझ, जैसे यहाँ पे ए के मान लेते हैं आपके पास 10 मोल थे मान लो, और बी के मान लो 20 मोल थे। अरे ए के 10 मोल, बी के 20 मोल, ठीक है, फिर मोल फ्रैक्शन 1/3 2/3, तो इसके 10 मोल में से मान लेते 2 मोल चलेगा वेपर में,
ठीक है। मोल मैंने ये नहीं कहा कि मोल सेम है, मैंने कभी नहीं कहा मोल सेम, मैंने कहा मोल फ्रैक्शन सेम है। इसके 2 मोल चले गए वेपर में, ठीक है। इसके 4 मोल चले गए वेपर में, ठीक है। मोल फ्रैक्शन निकालो, इसका फिर से 1/3 बचेगा, करो। इसका फिर से 2/3, अरे ये 8 बचा है, 16 बचा, ये 2 है, ये 4, फिर से 1/3 और 2/3, मतलब कि मोल फ्रैक्शन सेम रहता है, तो वो कहलाता है एज़ोट्रोपिक सॉल्यूशन। अच्छा ऐसा होता है? हाँ होता है। देखो अब जैसे वाटर और इथेनॉल को मिलाओ तो वो भी एज़ोट्रोप बनाता है, पर ऐसा नहीं, मतलब ये ऐसा नहीं कि कुछ भी कर दो बन जाएगा भाई, ये बहुत मतलब यहाँ पे क्या होता है, मोल फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मतलब कि वाटर और इथेनॉल रैंडम लोगे तो वैसे उसमें बनता है पॉजिटिव डेविएशन, अरे रैंडम लोगे तो वाटर का हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाता है और वेपर, अरे हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाता है, वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, तो वेपर प्रेशर बढ़ गया तो पॉजिटिव डेविएशन होता है वो। तो ऐसा कोई कंपोजिशन में एज़ोट्रोप नहीं होता। एज़ोट्रोप तभी आता है जब मतलब एक फिक्स, मतलब क्या होता है कि हमको ये डिजायर्ड इस रेशियो होगा तभी बनता है, मतलब बहुत स्पेशल केस में बनता है, ऐसे नहीं कुछ भी क्या बन गया। तो जब एज़ोट्रोप बनेगा तो लिक्विड और वेपर का कंपोजिशन सेम होगा। तो इसमें नीचे लिखो इन केस ऑफ एज़ोट्रोपिक सॉल्यूशन composition of liquid and vapor are same, that is mole fraction of both the component are same in liquid as well as in vapor। तो मोल फ्रैक्शन सेम होता है, ये इसका मतलब है, ठीक है। एज़ोट्रोपिक ऐसा रैंडमली नहीं बनता है, स्पेशल केस में ही जाके बनता है, ठीक है। तो लिखो एज़ोट्रोपिक इज फॉर्म्ड in a special case when both the component is taken in certain fixed amount। तो एक फिक्स अमाउंट है, जब लोगे तभी बनता है, ठीक है। अब एज़ोट्रोपिक में भी इसमें देखो 2 चीजें होती, कई बार ऐसा लिख लो, थोड़ा सा पता होना चाहिए, थोड़ा सा ही देखो, एक्चुअली में ये सब सिलेबस में है नहीं, जे मतलब एडवांस के जे में ना नीट में आ सकता है, थोड़ा बहुत पता होना। इसमें देखो 2 होता है, एक होता है हाई बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रोपिक सॉल्यूशन। अरे हाई बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रोपिक सॉल्यूशन का मतलब ये है कि यहाँ पे क्या, ऐसे केस में क्या होता है, दोनों कंपोनेंट में बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, मतलब कि यहाँ पे दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हो जाता है, तो इसको बॉयल करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, ठीक है। तो फिर इसमें क्या होता है कि जैसा लिक्विड में रहता है वैसा उठ के फिर वेपर में चला जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। इसको हम लोगों ने पहले याद करो, पहले बोला था ये आपका नेगेटिव डेविएशन, ये ध्यान रखना, नेगेटिव कहाँ होता है, ये नेगेटिव डेविएशन बॉइलिंग पॉइंट में। पर नेगेटिव डेविएशन तो एक रैंडम टर्म है, ये एक स्पेशल केस है, जब एक फिक्स रेशियो लोगे तभी ये बनता है, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो इन हाई बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रोपिक सॉल्यूशन is very strong intermolecular force is present between both the component, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है प्रेजेंट होता है दोनों कंपोनेंट के बीच में। इसके केस में क्या होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है सोल्यूशन का, जो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो दोनों से ज्यादा होता है, ठीक है, दोनों से ज्यादा, ठीक है। ये ध्यान रखना। अरे कर्व याद कर, नीचे से गुजरता था ना वो, तो जब नीचे, अरे जब कर्व नीचे से गुजरता था तो जब नीचे होगा तो वेपर प्रेशर, अरे पहले नॉन आइडल, तो वेपर प्रेशर नीचे, बॉइलिंग पॉइंट जाता है। तो इसमें नीचे लिखो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एज़ोट्रोपिक सॉल्यूशन is more than the boiling point of both the component। दोनों से ज्यादा होता है। एज़ोट्रोपिक बहुत स्पेशल केस में बनता है और इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एज़ोट्रोपिक सॉल्यूशन इसका इज मोर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बोथ द कंपोनेंट, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा इसमें लिखो लो बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रोपिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि बहुत वीक फोर्स होता है, मतलब पूरे के पूरे, मतलब समझ लो फोर्स से टूट गए तो सब एक साथ उठ गए, मतलब सब, मतलब वेरी वीक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो ये एक तरह से होता है पॉजिटिव डेविएशन,
ये होता है पॉजिटिव डेविएशन, अरे नॉन आइडियल सोल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो इन दिस इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ सोल्यूशन इज वेरी वीक, सो बॉइलिंग पॉइंट इज लो, बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, ठीक है, जिसको पॉजिटिव को बोलते थे हाई वेपर प्रेशर या फिर वही लो बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इसमें ध्यान रखना है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो दोनों से कम होता है। तो इसमें नीचे लिखो इन लो बॉइलिंग पॉइंट एजेट्रोपिक सोल्यूशन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इज लेस देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इज लेस देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बोथ द कंपोनेंट, दोनों से कम होता है, ठीक है। हमारा चैप्टर पूरा खत्म हो चुका है, हम लोगों ने गैस को इन लिक्विड वो ऑलरेडी पहले किया हुआ, तो हमारा चैप्टर खत्म हो गया। अब आप लोगों को क्या करना है, अब आप लोगों को जो भी आपका बुकलेट है उसको पूरा सॉल्व करना है। आप मेडिकल के बच्चों को जो भी बुकलेट वो सॉल्व करना है। इंजीनियरिंग वालों को फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव, फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव पूरा सॉल्व करना है।